last class we were discussing about success and failure in influence goals. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे रिसर्चर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट या रिसर्च किया है, इन शॉर्ट एक्सप्लोर किया है कि जो नेचर ऑफ गोल होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जो वो सेट करते हैं वो खुद से सेट करते हैं. इट इज नॉट अबाउट दैट द अदर इज सेटिंग द गोल फॉर द पर्सन, but goals are always basically set by the person who want to achieve that goal. मतलब अगर मैं अपना गोल कुछ भी सेट करती हूँ तो सेट करने का जो राइट है वो सिर्फ मेरे पास ही है. इन जनरल ये कंफ्यूज किया गया है कि जो पर्सन एक बार कोई गोल अचीव करते हैं उसके बाद दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड द हायर गोल. यानी वंस द नॉर्मल गोल इज अचीव्ड, then the person is moved toward the higher goal. Like once that person is able to clear the examination of SSC, that person is going to move toward the UPSC, right? So ये क्यों होता है? Why this is happening? Why the people are setting the higher goal? Because of the aspiration what they are getting from the achieving of one goal. यानी कि अगर कोई पर्सन एक बार कोई सिंपल गोल को अचीव करता है तो उस रीजन की वजह से वो पर्सन इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो बाद में फिर से नेक्स्ट गोल को सेट कर लेता है. ये जो फैक्ट है ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है, आपके एफर्ट पर, आपके बिहेवियर पर कि आप गोल को कैसे अचीव करते हैं, राइट? So this may be due to the fact that their success in reaching the lower goals make them more confident. और एस्पिरेशन भी क्यों है? क्योंकि एक बार आपने कोई गोल अचीव कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, अपने ऊपर ट्रस्ट होने लगता है, भरोसा होने लगता है, यस आई कैन अचीव द अदर गोल एज वेल, ठीक है. तो कन्वर्सली लेकिन जो पर्सन छोटे और लोअर लेवल के गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू और दे आर नॉट इंस्पायर्ड टू सेट द हायर गोल एज वेल. So always remember that the success and failure of goal is totally dependent upon that what kind of goal you earlier achieved. ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसने पहले का गोल अच्छे से अचीव किया ही नहीं या उससे गोल अचीव हुआ ही नहीं, तो वो आगे के गोल को उसको सेट करने में भी दिक्कत होगी और वो हो सकता है कि अनसक्सेसफुल रह जाए. उसी लोअर गोल में जब अनसक्सेसफुल है तो हायर गोल तो वो सेट ही नहीं कर पाएगा. अब एग्जाम्पल में एक कॉलेज सीनियर है who is not accepted into the medical school. अब एक पर्सन है जो कॉलेज का कोई सीनियर है, मतलब कोई पर्सन है जो मेडिकल स्कूल के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अब वो हो सकता है कि किसी लोअर गोल की तरफ वो और मूव कर जाए. यानी कि वंस ही इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द MBBS, मे बी ही विल मूव टुवर्ड द डेंटल की तरफ मूव कर जाएगा या फिर फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल, ये फार्मासिस्ट यानी कि कोई फार्मेसी का या कोई कोर्स कर लेगा. तो ये कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि जो पर्सन एक नॉर्मल गोल का अचीव नहीं कर पाता है वो अब उस गोल से नीचे लोअर गोल को सेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फाइनली करियर तो बनाना है, तो लोअर गोल को सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा, सेट करने की कोशिश करेगा. और जो एक नॉर्मल, मान लीजिए कि अगर वो पर्सन MBBS क्लियर कर लेता तो हो सकता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए हो सकता है हायर गोल को सेट करता. तो द पर्सन का जो गोल होता है ये उसके फेलियर, आगे के जो गोल्स होते हैं उसके फेलियर और सक्सेस पर डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ दैट गोल. समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, These ma'am. points are clear? This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो सक्सेस और फेलियर होता है गोल का, ये एक तरीके से द नेचर एंड परसिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर इन रीचिंग द सर्टेन गोल. और जो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पहली चीज तो मोटिवेशन होनी चाहिए और उस मोटिवेशन की वजह से आपके बिहेवियर में भी चेंजेस होने चाहिए. एक परसिस्टेंस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रयास करना, ट्राई करना, एफर्ट डालना, ये इसीलिए भी होता है क्योंकि हमारे पास कई बार मोटिवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और हमारा एक्सपेक्टेशन उस गोल से बहुत हाई होता है. जैसे कुछ पर्सन है वो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं सोशल वर्क करने के लिए, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस गोल से दैट इज लाइक कि दे वांट टू डू समथिंग और कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो ऐसे सिचुएशन में दैट पर्सन्स बिहेवियर इज चेंज एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव 100% एफर्ट टू दैट पर्टिकुलर गोल. जो पर्सन जो है वो टेक द, बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल में सुनिए, a person who takes good snapshot with an inexpensive camera may be motivated to buy a more sophisticated camera in the belief that it will enable her to take even better photography.
यानी कहने का मतलब ये है कि इसको एक एग्जामिनेशन से जो मैंने लिंक किया था वो कहीं ना कहीं यही चीज बता रहा है कि जब आप कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, तो क्यों क्लियर करना चाहते हैं? फॉर द सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका वो बिहेवियर है, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आपके लिए इससे मौका क्या होगा कि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से आपके पास ऑथोरिटी है, पावर है, और उसके बाद आप कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही सेम एग्जाम्पल कैमरा के लिए यूज किया जा रहा है कि एक बहुत इनएक्सपेंसिव कैमरा से अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करता है, बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं उसके, तो तुम सोचो कि एक इनएक्सपेंसिव कैमरा विद लेस रेजोल्यूशन वो पर्सन अच्छा फोटो क्लिक कर पा रहा है, तो जब उसको एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा, सोफिस्टिकेटेड कैमरा मिल जाएगा विद गुड फीचर्स मिल जाएगा, तो वो कितना अच्छा फोटो क्लिक कर सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट जो आपका परसिस्टेंस, बिहेवियर, एफर्ट और जो आपका एक्सपेक्टेशन है, इट इज बेसिकली ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू सक्सेसफुल इन योर गोल और अचीविंग द गोल। समझ में आया सबको ये वाला पॉइंट भी? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। चलिए, अब यहाँ पर ये अलग बात है कि वो कैमरा का प्राइस कितना है। कई बार अफोर्डेबिलिटी की वजह से भी कोई पर्सन जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वन है सब्स्टिट्यूट गोल। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गोल का जो मैंने आपको पॉइंट बताती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि व्हेन वी आर बेसिकली टेकिंग द अदर अल्टरनेटिव एज अ गोल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर कोई पर्सन है, वो चाहता है कि मैं आईआईएम में एडमिशन ले लूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैं एमबीए की पढ़ाई करूं, ऐसा उसका मानना है, और वो बहुत मेहनत भी कर रहा है, लेकिन चूंकि वो प्रॉपरली उसमें पास नहीं कर पाया, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं कर पाया, किसी भी रीजन से नहीं सक्सेसफुल हो पाया, that person is now basically going to move toward the plan B, and that person is ready to take the admission in any of the university or college which have a position, like कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो एडमिशन ले लेगा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर द एमबीए, बिकॉज अब उसको लगता है कि आईएम में नहीं हो रहा है तो प्लान बी काम आएगा। तो सब्स्टिट्यूट गोल इज समथिंग वेयर यू आर कीपिंग द अल्टरनेटिव विथ योरसेल्फ। once the particular goal is not achieved, then you will move toward the other गोल। ठीक है, जब दूसरे गोल की तरफ मूव कर जाते हो, जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करने लग जाते हैं, वो बीएससी कर लेते हैं, तो दैट इज प्लान बी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बहुत लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते तो प्लान बी की तरफ चले जाते हैं, करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। So that is, it is not because of one goal is not achieved, लेकिन जो गोल आपने जो भी सेट किया अगर अचीव नहीं होता है तो अल्टरनेटिव गोल इज द ऑप्शन, राइट। तो सब्स्टिट्यूट गोल का मतलब क्या होता है? when an individual cannot attain specific goal or type of goal that he or she anticipate will satisfy certain needs, behavior may be directed to a substitute goal। जो मैंने आपको समझाया लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब कोई इंडिविजुअल अपने स्पेसिफिक गोल को या सेट गोल को अचीव नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे गोल के लिए एंटिसिपेट करता है, वो दूसरे गोल के लिए सोचता है कि वो उसके नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और इसकी वजह से उसका बिहेवियर वो सब्स्टिट्यूट गोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है। ऑल्दो जो सब्स्टिट्यूट गोल है वो मे नॉट बी सेटिस्फैक्टरी एज द प्राइमरी गोल, लेकिन कई बार ये चीज होता है कि आप सब्स्टिट्यूट गोल की तरफ मूव तो कर जाते हो, लेकिन आपका जो प्राइमरी गोल था वो सेटिस्फैक्शन में भी आपको यहाँ पर ना मिले। लाइक इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू क्लियर द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, maybe he took admission in the BSc, but he is not very much satisfied with that option, क्योंकि प्राइमरी गोल के लिए आपके पास रीजन था, आप करना चाहते थे, अगर आपने अचीव नहीं किया तो सब्स्टिट्यूट गोल जो है वो आपको अचीव तो हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन की गारंटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, continued deprivation of the primary goal, it may be sufficient to dispel the continued deprivation of primary goal may result in the substitute goal assuming the primary goal status। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉन्टिन्यूसली अपने प्राइमरी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और जब डिप्राइव रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर बाद में अपने उसी गोल को, जो गोल आपको मिला, जो आपने अचीव किया, उसी गोल को आप फिर प्राइमरी गोल मानने लग जाते हैं। तो ये समझ में ये आया, ये लाइन क्यों ऐसे बोला जा रहा है कि जब आपको अंगूर नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर है। इट इज टोटली द गेम ऑफ द साइकोलॉजी कि जब आप
कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, दिस इज नॉट द पर्सनल थिंग और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल बिकॉज आई एम इलैबोरेटिंग द पॉइंट। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, द पर्सन इज गिविंग 4 or 5 years फॉर द preparation of the medical. I saw the people who are basically preparing for the engineering for IIT 2 or 3 years, but once they understand that no, it is not my cup of tea or I am not able to succeed in that, तो कई बार जो लोग होते हैं वो दूसरे गोल के साथ ही अपने आप को मना लेते हैं, है ना। तो जब कॉन्टिन्यूस डिप्राइवेशन होता है, यानी कि आप कॉन्टिन्यूसली उस गोल को नहीं पा रहे हो, यानी आपने 1 साल तैयारी की और अगर आपको गोल नहीं मिला, फिर आप दूसरे गोल की तरफ मूव करके सब्स्टिट्यूट गोल की तरफ, कुछ लोग होते हैं वो कॉन्टिन्यूस डिप्राइवेशन के केस में होते हैं, वो कई साल उस पर्टिकुलर प्राइमरी गोल को अचीव करने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्राइव रह जाते हैं, यानी कि वंचित रह जाते हैं, उनको वो गोल अचीव नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो पर्सन है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गोल को ही अपने प्राइमरी गोल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so let me explain the another one of the example. ये जितने भी examples मैं बताती हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि it is somehow related with the concept, ठीक है? So a man who stopped drinking whole milk because he dieting may actually bring to prefer the skim milk. A woman who cannot afford BMW may be convinced herself with Maruti Suzuki car, ठीक है? तो इन दोनों सिचुएशन में आप एक चीज नोटिस कीजिए कि एक पर्सन जो है वो पूरा मतलब वो मिल्क जो है वो इसीलिए नहीं पी पा रहा है क्योंकि वो डाइट पर है। मैन हु स्टॉप ड्रिंकिंग होल मिल्क बिकॉज ही इज डाइटिंग मे एक्चुअली ब्रिंग टू प्रेफर द स्किम मिल्क, यानी कि एक पर्सन जो है उसने इसीलिए मिल्क को पीना बंद कर दिया क्योंकि उसको स्किम मिल्क की रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड है कि विमेन जो है वो क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाती है BMW, तो उसने क्या किया, मारुति सुजुकी का कार ले लिया। तो सब्स्टिट्यूट गोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका एक गोल अचीव नहीं हुआ, मतलब वुमेन का जो गोल था दैट इज BMW, तो शी इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो यानी कि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी से इसको कंपेयर कर दिया इन्होंने सब्स्टिट्यूट गोल को, तो ये सॉरी प्राइमरी गोल को, कि आपका प्राइमरी गोल था BMW लेने का लेकिन अफोर्डेबिलिटी ही नहीं थी, तो आपने क्या किया, आप मूव करके मारुति सुजुकी को या फिर हीरो होंडा सिटी आपने कुछ भी ले लिया। तो इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों इंस्टेंस में एक चीज जो है वो आपको दिखेगा, दैट इज डिफेंसिव रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, फ्रस्ट्रेट, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, ये क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम वेरी फ्रस्ट्रेट? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए, टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम आस्किंग समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि ये वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप लोग कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैम रेगुलर कोई चीज से डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो। हाँ, वेरी गुड अनीशा, वेरी गुड। Exactly, when we are disappointed from a very long time and whatever we want we are not able to get it, तो उस केस में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़ हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर सिचुएशन देखिए क्या है कि एक वुमेन जो है उसने अपने आप से पहले बोला BMW लेना है, लेकिन वो देख ली कि BMW में नहीं ले पाऊंगी, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कोई भी रीजन जब उसने देख लिया, तो नाउ शी इज बेसिकली बिकम फ्रस्ट्रेटेड और इसकी वजह से एक डिफेंस मैकेनिज्म का सिचुएशन आया है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का सिचुएशन क्या है इसको भी करेंगे, इससे पहले फ्रस्ट्रेशन क्या है वो समझते हैं। फेलियर टू अचीव अ गोल ऑफन रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलता है तो आपको काफी तकलीफ होती है, पेन होता है, ठीक है। तो कई बार जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो ये हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है। At one time or another, everyone has experienced the frustration that comes from the inability to attain a goal. और ये frustration तब होता है कि जब हम किसी चीज को मतलब we are not able to get that, we are not able to achieve that goal, ठीक है। जो बैरियर है इस प्रिवेंट करने में अटेनमेंट ऑफ गोल को मे बी पर्सनल टू द इंडिविजुअल, और ये वैरी कर सकता है, आप क्यों उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब जैसे एक पर्सन है, उसको एग्जामिनेशन क्लियर करना है लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाता है, उसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल मैं आपको गिविंग,
फिजिकल डिसेबल हो गया वो पर्सन। थर्ड पर्सन है जो अपनी घरेलू प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या फिर बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो गोल अचीव नहीं हुआ, इसका मल्टीपल रीजन हो सकता है। तो जैसे कि उस वहां पर, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था BMW और मारुति सुजुकी वाला, ये यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का रीजन अफोर्डेबिलिटी नहीं होना है, मतलब कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो कार खरीदना, ठीक है, मतलब इतनी महंगी कार खरीदना। और ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपने गोल को अचीव किया क्यों नहीं, और गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीपल ऑब्स्टिकल है, बहुत सारे हिंड्रेंसेस है, बहुत सारी रुकावटें हैं, सोशल एनवायरनमेंट भी है, बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग टाइम पर फ्रस्ट्रेट कर सकती है बिकॉज ऑफ नॉन अटेनमेंट ऑफ द गोल, ठीक है। लेकिन हर पर्सन का रिएक्शन अलग होता है फ्रस्ट्रेशन के लिए, हमेशा याद रखिएगा। हर एक पर्सन का अलग अलग रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन को लेकर के। जैसे कि आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, अनीशा फ्रस्ट्रेट होती है तो क्या करती हो? एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आ गए, फ्रस्ट्रेट हो तो क्या करोगी? मैम उससे फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हो? मैम रेगुलर कोई चीज होगा तब तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना, ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होती हो। माही बेटा आप बताओ, माही का फ्रस्ट्रेशन लेवल कम है, मुझे बताइए प्लीज। यस मैम, अगर मार्क्स थोड़ा कम आए तो अफसोस होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन अफसोस होगा। नहीं होते हो फ्रस्ट्रेट? फ्रस्ट्रेट तो नहीं होंगे ऑकेजनली। ये मेरे साथ देखो क्या केस है, अगर मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मेरा तो अलग ही दोस्त है। तो जो आपका ये जो बैरियर है, ये जो अटेंड नहीं कर पा रहे, और इसका रिएक्शन मैंने बताया ना, फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन सबका अलग अलग होता है, वैरी करता है, डिफरेंटली लोग फ्रस्ट्रेट डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अलग एक ही सिचुएशन में तो 10 लोग है ना, तो 10 लोग का अलग अलग रिएक्शन होगा, और एक ही पर्सन 10 सिचुएशन में है तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन होगा। समझ में आया ये लाइन? कि इफ अ पर्सन इज इन अ सिंगल सिचुएशन, अगर एक ही सिचुएशन में 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड एक साथ गुम हो गया, तो ऐसे केस में उन 10 बच्चे का रिएक्शन अलग अलग होगा। और एक ही पर्सन का अगर 10 सिचुएशन में वो पर्सन है तो हर एक सिचुएशन में उसका रिएक्शन अलग होगा। आगे बात समझना, तो इट इज सिचुएशनल बेस्ड एंड इट इज इंडिविजुअल बेस्ड, ठीक है। कुछ पीपल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी कोप अप कर जाते हैं फ्रस्ट्रेशन से, अपने ऑब्स्टिकल्स को, रुकावटों को समझते हुए उससे कोप अप कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इफ दैट फेल्स बाय सेलेक्टिंग अ सब्स्टिट्यूट गोल, मतलब कि जो पर्सन है या तो वो सब्स्टिट्यूट गोल सेलेक्ट कर लेगा, वो अपना कोप अप कर लेगा जो भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग अडैप्टिव नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, नई चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, राइट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एक बार गोल को इनेबल हो जाए, अचीव नहीं करते हो, तो ये पर्सन ना इस पर्सनल फेलियर को बहुत ही पर्सनल ले जाता है, ठीक है। और इस टाइप के पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म के सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म अपोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर ईगोज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। और ऐसे लोग जो है ना अपनी कमियों को फिर छुपाने लग जाएंगे और अपने ईगो पे चीजों को ले जाएंगे, और डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा कि हाँ मैं नहीं, हाँ मुझे नहीं चाहिए BMW, अच्छी कार नहीं है वो। दिस इज द सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज बेसिकली inadequate और incapable of achieving the goal. ओ मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं क्लियर किया, यूपीएससी में क्या डिस्ट्रिक्ट पे तो दे देते हैं प्रमोशन और डिस्ट्रिक्ट पे तो दे देते हैं ज्वाइनिंग, कौन करेगा वहां जाकर के गांव देहात में काम? समझ में आ गई बात? समझ में आया व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म इन? सम पर्सन इज लाइक ओके यूपीएससी नहीं हुआ, आई विल क्लियर बीपीएससी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकंड क्या हुआ? यूपीएससी नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज द रिएक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आया? दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म। द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रॉब्लम इज विथ हिम और हर, but that person is basically blaming the other situation and other thing. क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये मैंने बहुत छोटा बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म का ये सिचुएशन होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको फिर से इलैबोरेट करूंगी क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। यस, कौन कोई कुछ बोल रहा है? चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट गोल क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन इज द नॉन अटेनमेंट ऑफ द गोल and the frustration is basically arising due to the long time से when you are not able to achieve the goal, ठीक है। एंड फ्रस्ट्रेशन से दो चीजें होती है, या तो आप फ्रस्ट्रेशन से कोई नया
पाथ डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, या तो आप डिफेंस मैकेनिज्म के बेसिकली सिचुएशन में चले जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, एक और द मीनिंग ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, लेट मी टेल यू। पीपल हु कैन नॉट कोप अप विद द फ्रस्ट्रेशन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन से निकल नहीं पाते, चिड़चिड़ हो जाते, गुस्सा आता है, घबराहट रहती है ऑल द टाइम, पैनिक सिचुएशन होता है उनके लिए। तो ऐसे लोग अपने फ्रस्ट्रेशन से कोप अप नहीं कर पाते, बाहर निकल नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीजों को। समझ रहे हो? द पीपल हु आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द थिंग, उसमें से एक मैं भी हूँ। खैर ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? So people who cannot cope up with the frustration often mentally redefine their frustrating situation in the order to protect their self-image and defend their self-esteem. तो ये जो लोग होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म वाले, वो लोग होते हैं जो पीपल कोप अप ही नहीं कर पाते फ्रस्ट्रेशन को, मेंटली खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और वो रीडिफाइन करते हैं फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को कि ऐसा क्यों है, क्या है, और रीडिफाइन भी फ्रस्ट्रेशन को इसीलिए वो कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। रीडिफाइन ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन का मतलब है कोई पर्सन है, वो पार्टी में गया और पार्टी में उसके ऊपर जूस गिर गया, अब वो फ्रस्ट्रेशन जो जूस गिरने का था उसको उसने अलग लेवल पे रिडिफाइन किया। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि वो अपने आप को मेंटल ट्रॉमा से गुजारता रहेगा वो पर्सन, ठीक है, और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेगा उस चीज का जिससे उसका सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट हो। क्या प्रोटेक्ट हो? उसका सेल्फ इमेज, कि नहीं ये मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे में कोई प्रॉब्लम थी, ये इसकी प्रॉब्लम थी। लाइक सेल्फ इमेज के वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, डिफेंड करेगा अपनी सेल्फ स्टीम को। एक एग्जांपल में देखो, एक यंग वुमेन है, ठीक है, अ यंग वुमेन इज बेसिकली मे yearn फॉर द यूरोप वैकेशन शी कैन नॉट एफोर्ड। तो yearn का मतलब क्या होता है? ऐसे बुराइयां करेंगी, बातें करेंगी कि अरे यूरोप वेकेशन में कौन जाता है, यूरोप कैसा खराब सा जगह है, अच्छा जगह नहीं है। So the person, the lady is going to yearn about the Europe vacation because she is not able to afford the Europe vacation. समझ में आ रही है बात? So this is a defense mechanism where she is speaking about that कि यूरोप में जाना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो जगह में प्रॉब्लम है, instead of speaking about that she is not able to afford that place. ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो निगेटिव बातें वो बता रही है वो उसका सेल्फ इमेज को बता रहा है। क्योंकि अगर कोई पर्सन को पता लगेगा या किटी पार्टी में वो लेडी जा रही है और किटी पार्टी में उसकी 10 सहेलियों को पता लगेगा कि अरे ये तो यूरोप जाने अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो उसका वहां पर इंसल्ट फील होगा उसे, राइट? तो अपने सेल्फ इमेज को, अपने सेल्फ स्टीम को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो लेडी है शी इज गोइंग टू यर्न अबाउट द यूरोप वेकेशन। समझ में आया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट वन इज द कोपिंग इंडिविजुअल में सेलेक्ट अ लेस एक्सपेंसिव वेकेशन ट्रिप टू डिज्नीलैंड और द नेशनल पार्क। अब ये जो पर्सन है इसने अपने सेल्फ स्टीम को तो बचा लिया कि चलो मैं नहीं जाना चाहती हूँ यूरोप वगैरह। बाद में वो पर्सन अगर कोप अप करेगा, अगर एक पर्सन को ये हुआ जिसने यर्न किया, यानी उस लेडी ने जो था शी स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग बैड अबाउट द यूरोप, बट in the another situation if the person is cope up with the frustration, और अगर वो person cope up कर लेगा practically तो वो person किसी छोटे मोटे ट्रिप पे चला जाएगा। समझ में आई बात? दोनों सिचुएशन क्लियर हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? Yes, ma'am. कि जैसे दो तरीके के लोग प्रूफ के बारे में बोला जा रहा है। एक लेडी जो है वो यूरोप नहीं जा रही है तो बुराइयां कर रही है, कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही है, सेल्फ स्टीम बचा रही है, सेल्फ इमेज बचा रही है। एक पर्सन है जिसको लगा कि मैं यूरोप नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, मसूरी जाएंगे घूमने। समझ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. No. Next one is the person who cannot cope maybe react with anger toward her boss for not paying enough money for to afford the vacation she prefers, or she may persuade herself that Europe is unreasonably expensive for Americans this year. तो यहाँ पर तुम देखो ना, हर एक पर्सन का अलग अलग है। एक लेडी जो है उसे यूरोप जाना था, अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो इधर उधर बोलती चल रही है कि यूरोप अच्छा जगह नहीं है वो, ठीक है। एक है कि पर्सन उसने कोप अप कर लिया फ्रस्ट्रेशन से, वो खुश भी है, चलो कोई बात नहीं, यूरोप नहीं जा पा रहे हम लोग चले जाएंगे मसूरी, खत्म,
तीसरा पर्सन है who will start blaming the others for this. Like वो लेडी कहेगी मेरे बॉस ने मुझे इतना पैसा ही नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया है कि जिसकी वजह से मैं यूरोप का ट्रिप में जा सकती हूँ. यानी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन से ना आप निगेटिवली आप बिहेव करना शुरू करोगे and you will start blaming your boss and blaming your company or blaming your business, right? और उसके बाद कुछ ऐसे भी पर्सन who will start speaking about कि इस साल ना यूरोप बहुत महंगा है, इस साल यूरोप में सिचुएशन ऐसा है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है यूरोप, ठीक है. तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि हर एक जगह पे जो फेलवर जो है ना वो हर पर्सन एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता, उससे कोप अप नहीं कर पाता है. कुछ पर्सन अपने ईगो के लेकर अलग एक्सक्यूजेस देता है, कुछ पर्सन जो कोप अप कर लेता है उसके लिए अलग सब्स्टिट्यूट गोल की तरफ मूव कर जाता है, या फिर कोई इजी वेकेशन या लो कॉस्ट वेकेशन की ओर मूव कर जाएगा, टूर ट्रैवल की तरफ मूव कर जाएगा. तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज विथड्रॉल, एग्रेशन. यहाँ देखो क्या क्या चीजें हैं. आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे रिग्रेशन, विथड्रॉल, प्रोजेक्शन, ऑटिज्म, इन आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेशन. अब ये क्या क्या चीजें हैं इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले आती है बात एग्रेशन की. अच्छा, एग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, ये वर्ड सुना होगा, कई लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. यस मैम. हाँ, तो अब ये एग्रेशन क्या है इसको सुनिए कि इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन may resort to aggressive behavior in attempting to protect their self esteem. तो एग्रेसिव मतलब क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए वो बॉस वाला कहानी मैं सुना रही थी अभी आप लोगों को. तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैं यूरोप का ट्रिप नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने क्या किया अपने बॉस को ही सुना दिया कि बिकॉज ऑफ यू आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड द ट्रिप ऑफ यूरोप. तो एग्रेसिव बिहेवियर जहां पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा और अपने फ्रस्ट्रेशन से आप वो रिएक्ट ऐसा कर दीजिएगा कि सामने वाले को हर्ट कर दीजिएगा, उसको चोट पहुंचा सकते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, ठीक है. यहाँ पर आप अपने सेल्फ स्टीम को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. दिस वाज एक्चुअली इलस्ट्रेटेड बाय द टू ब्रिटिश याशमैन who disappointed at their poor showing in the sailing competition burned their boat and swam ashore. तो क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल सुनिए कि दो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है. इनको इसको थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं. दो ब्रिटिशर्स थे, वो सेलिंग ये जो आपका एक बोट का कंपटीशन था, ठीक है, बोट कंपटीशन था, लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा. तो दे बेसिकली फेल टू अचीविंग द प्राइज एंड अचीविंग दैट गोल कि वो फर्स्ट सेकंड कुछ आ जाए, वो नहीं गोल अचीव कर पाए. So what happened that they burned their boat, अपने बोट को ही जला दिया because of the aggression. समझ में आ रही है बात? Because of the aggression. And उन्होंने इस तरीके से जब अपने बोट को जला दिया, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट में इसको समझो. कई बार कंज्यूमर क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड जो कंज्यूमर होते हैं वो बॉयकॉट कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को ही इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी. यानी कि अगर एग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि जब आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हो तो आप कुछ निगेटिव और एक्सट्रीम निगेटिव एक्शन ले लेते हो. जैसे आपने जला दिया बोट को. इसका मैं एक और अपना भी एक एग्जाम्पल हूँ दैट कुछ इंडिविजुअल का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, वो गलत चीजें कर देते हैं, ठीक है. जैसे उसने बोट जला दिया अपना, है ना, मैंने प्रोजेक्ट फाड़ दिया. तो ये जो है इसी तरीके से कंज्यूमर भी क्या करते हैं ना, कई बार एग्रेसिव जब वो हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट को फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, या फिर बॉयकॉट कर देते हैं, प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं और उसके ऊपर धरना बैठा देते हैं. और क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव की जाए, या फिर कई बार तो बॉयकॉट कर देते हैं रिटेलर्स को ही कि जो रिटेलर उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके रिटेलर की दुकान पे जाना नहीं, उस रिटेलर से प्रोडक्ट लेना नहीं. आ रही बात समझ में? So these are the negative steps which is taken by the consumer. So aggression मतलब समझ में आया? What is the meaning of aggression? समझ में आया? Aggression गुस्सा स्वभाव का उसको बोल सकते हैं. क्या बोल रहे हो? हम गुस्सैल स्वभाव का बोल सकते हैं. हाँ, गुस्सा आ जाना, जो फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा इतना हो जाए कि निगेटिव कोई स्टेप ले ले, ठीक है. एक होता है रेशनलाइजेशन, एक क्या होता है? रेशनलाइजेशन.
So sometimes individual, and let me tell you that whatever example I am giving on myself, don't write it in the examination. It is not right. Okay, this is just only for the elaborative और comprehensive तरीके से आप समझें, understanding के point of view से I'm just giving the example. ठीक है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैंने, चलिए next point is rationalization. What is the meaning of rationalization? Sometimes individuals जो होते हैं redefine a frustrating situation by inventing plausible reasons for being unable to attain their goal, or they may decide that goal is not really worth pursuing. So rationalization are not deliberate lies, since the individual is not fully aware of the cognitive distortion and occur as a result of frustrating situation. तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो रीडिफाइन करेंगे फ्रस्ट्रेशन को, रीडिफाइन कर लेंगे फ्रस्ट्रेशन को, और उसके बाद समझेंगे और बोलेंगे कि ये जो गोल था ना, ये गोल इतना वर्थ नहीं था कि इसको परस्यू किया जाए। आई बात समझ में? यहाँ रेशनलाइजेशन का मतलब समझ आया कि दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव द एक्सक्यूजेस that this goal is not worthy that I'll give the time to pursue this goal. क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो आपके रेशनलाइजेशन में जो इंडिविजुअल है ना, वो अवेयर ही नहीं है अबाउट द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और ये क्यों फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेगा, तोड़फोड़ नहीं मचाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, वो कहेगा कि नहीं ये मेरे लायक नहीं था, ये मेरे लायक काम नहीं था, ये वर्थ नहीं था, इसके लिए इतना टाइम नहीं दे सकते, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव। तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। एक और है, ये मैं फिर से कराऊंगी, डिफेंस मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास एज वेल। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि समटाइम पीपल रिएक्ट टू फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन विद चाइल्डिश और इमैच्योर बिहेवियर। ठीक है, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं हरकतें होती है, जिद करना, चिल्लाना, हट करना, मतलब जिद एक तरीके से, स्टबर्न, मतलब जो लोग होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको अगर डॉल चाहिए, मार्केट में जाएंगे डॉल चाहिए तो कैसे रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, रोड पर बैठ जाते हैं, ऐसे करते हैं ना हरकतें बच्चे। चिल्ड्रन आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दे आर वेरी इमेच्योर, बहुत ज्यादा समझदार वो नहीं होते बच्चे हैं, क्योंकि इतना मेंटली वो डेवलप्ड नहीं होते हैं बच्चे। तो ऐसे सिचुएशन में रिग्रेशन वाले लोग ऐसे ही होते हैं, वो बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाएंगे फ्रस्ट्रेशन जब होगा। एंड अ शॉपर अटेंडिंग अ बार्गेन सेल फॉर एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल देखिए, for example may fight over merchandise, even a ripped garment that another shopper will not relinquish rather than allow the other person to have it. ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, बस ये समझो कि एक शॉपर है जो अटेंड कर रहा है एक बार्गेन सेल को, मतलब एक बार्गेनिंग सेल लगा हुआ है, और वो मे फाइट कर सकता है मर्चेंडाइज के लिए, एंड इवन रिप और गारमेंट दैट अनदर शॉपर विल नॉट रिलिंक्विश। यानी कि रिप मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप? फाड़ देना, रिप कर देना। ठीक है, ताकि जो दूसरे शॉपर है उसको ना ले पाए। तो ये थोड़ा सा बचपना टाइप की हरकतें हो गई। क्या बचपना हो गई यहाँ पर कि एक पर्सन है जो एक सेल में गया, ठीक है, और वहां पर जाकर के उसे कोई मर्चेंडाइज पसंद आया, रेट वेट नहीं बना, इसको ऐसे समझो, रेट वगैरह नहीं सेट लगा या प्रॉपर नहीं लगा, तो उस पर्सन ने क्या किया ना, उस मर्चेंडाइज को फाड़ दिया ताकि मैं नहीं खरीद रहा हूँ तो दूसरे भी ना खरीदे। आई बस समझ में? तो ये चाइल्डिश बिहेवियर, यहाँ भी निगेटिव एक्शन आप ले रहे हो। क्लियर हो गया? एक होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल, अब ये विथड्रॉल वाला क्या सिचुएशन होता है कि यहाँ पर आप विथड्रॉ कर लीजिएगा सिचुएशन से। फॉर इंस्टेंस, एक पर्सन है हु हैज डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑफिसर स्टेटस इन एन ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लोग होते हैं ना, विथड्रॉ कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, उस सिचुएशन में से निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसको प्रमोशन चाहिए अपने ऑफिस में, लेकिन जब उनको पता लगा कि प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए ट्राई नहीं करेगा, उसके लिए वो भाग दौड़ नहीं करेगा, उसके लिए वो बॉस से बात नहीं करेगा, वो सीधे चुपचाप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। तो इसको कहते हैं विथड्रॉल सिचुएशन, वेयर द पर्सन डोंट वांट टू एंगेज इन एनी ऑफ द एक्टिविटी व्हिच इज फ्रस्ट्रेटिंग दैट पर्सन मोर, बट इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन वांट टू एस्केप। वो सिचुएशन से ही भागने की कोशिश करेगा, विथड्रॉ कर लेगा सिचुएशन से, चुपचाप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा अगर तुम एक इसको
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो एक कंज्यूमर है जिसको कोई गुड मिल रहा है लेकिन उसको रेट सही नहीं लग रहा है, अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, तो वो चुपचाप बिना लिए चला जाएगा। वो आपको नहीं बोलेगा कि कम करो, ज्यादा करो, इसका रेट ये वो, कुछ भी नहीं, ज्यादा डिस्कशन कुछ भी नहीं, बस वो प्रोडक्ट को बिना खरीदे चला जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी नेगेटिव एक्शन, बट दैट पर्सन इज बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट प्रोडक्ट देन, राइट। फिर वो चुपचाप चला जाएगा बिना कुछ बोले, बिना ट्राई किए कुछ। तो इसको कहते हैं विड्रॉल सिचुएशन। समझ में आया? Everyone, this point is clear? Yes, Yes. ma'am. Okay. So for today, I think this is enough. In the next class, we are going to do this point again, defense mechanism with projection, what is autism. We are going to do all these points. ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिखवाऊंगी भी मैं। समझ में आ गया ना सारा point? Yes, ma'am. Ma'am, rational. हाँ, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल है जो अपनी उस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को रीडिफाइन करेगा, यानी सोचेगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वो पर्सन क्या करेगा कि वो पर्सन जो है वो एक रीजन देगा खुद को कि तुम्हारा ना ये गोल जो है ना, ये वर्दी नहीं है, इसको मत पाओ, इसको लेने की कोशिश मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये टाइम इतना देने लायक ये गोल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम कोई जैसे मान लो मैं गई, कोई ड्रेस मुझे पसंद आया, लेकिन वो ड्रेस मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो मैं कहूंगी कि नहीं, इतना वर्दी नहीं है कि इसके लिए मैं 10,000 रुपए लगाऊं। नो, इट इज नॉट वर्दी एज सच, और फिर मैं चली जाऊंगी। मतलब वर्दी नहीं है, ये इतना भी लायक नहीं है कि मैं इसको टाइम दूं, इस पे पैसे खर्च करूं, इस टाइप का एटीट्यूड आपका आएगा इन द केस ऑफ रेशनलाइजेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अभी